नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले 4 या 5 महीने में होंगे। वहीं बैठक में यह भी तय किया गया है कि अब कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। पार्टी कार्य समिति के सदस्य पीएल पूनिया ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठी की बात अखबार में प्रकाशित होने पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि सब अपनी बात कह सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, इन पर चर्चा होनी चाहिए, पर वो पार्टी फोरम पर होनी चाहिए, ना कि पब्लिक डोमेन में। और ये बात मीडिया में गई, इस पर लोगों ने जरूर चिंता जताई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विवाद बढ़ता देख नेताओं की ओर से माहौल शांत करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के कथित बीजेपी वाले बयान को लेकर गुलाम नबी आजाद ने सफाई पेश की है। गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट कर लिखा है, इस प्रकार की कुछ खबरें चल रही हैं कि मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी से कहा है कि वो भाजपा के साथ मेरे सहयोग को साबित करें। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ना सीडब्ल्यूसी की बैठक में और ना ही बाहर राहुल गांधी ने हमारी चिट्ठी को भाजपा से जोड़ा है। कांग्रेस नेता ने अगले ट्वीट में लिखा कि मैंने ये कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमने बीजेपी की ओर से ऐसी चिट्ठी लिखी है, इसलिए मैंने बोला था कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ साथी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और अगर वो ये साबित कर देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर जिस ट्वीट से हमला किया था उसको उन्होंने बाद में ये कहते हुए डिलीट कर दिया कि खुद राहुल गांधी ने उनसे बात की है और कहा है कि उन्होंने बीजेपी से मिलीभगत जैसा कोई बयान नहीं दिया है। बता दें, खबर चली थी कि राहुल गांधी ने कहा है कि चिट्ठी लिखने वाले नेता बीजेपी से मिल गए हैं, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी बीजेपी के साथ मिलीभगत है। सिब्बल ने गिनाया कि राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सफलतापूर्वक बचाव किया, मणिपुर में बीजेपी सरकार के खिलाफ पार्टी का बचाव किया। सिब्बल ने कहा कि पिछले 30 सालों में उन्होंने किसी भी मुद्दे पर एक भी बयान बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया। क्या इसके बाद भी हमारी बीजेपी के साथ मिलीभगत है? 2 दिनों की चीन यात्रा से लौटने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनका ये चीन का दौरा बहुत जरूरी था और ये कह सकते हैं कि चीन का कश्मीर के मसले पर नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें उन्हें कोई शक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि कश्मीर के मसले पर इस्लामी देशों के संगठन OIC के प्रस्ताव में भी कोई संदेह नहीं है और सऊदी अरब का दृष्टिकोण भी OIC से अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर दोषी ठहराए गए वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दाखिल अपने बयान में प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वे माफी मांगेंगे तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं। चीन के साथ कई स्तरों पर और कई बार की बातचीत नाकाम होने के बाद भारत ने अब रवैया कड़ा कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा है कि चीनी सेना की घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए सैन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता है। जनरल रावत ने यह तो नहीं कहा कि वह सैन्य विकल्प क्या है, लेकिन ये जरूर कहा कि दोनों सेनाओं के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद ही इस विकल्प पर विचार किया जाएगा। केरल की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली लेफ्ट गठबंधन सरकार पर UDF ने आरोप लगाया है कि गोल्ड स्मगलिंग केस में उसकी भी भूमिका है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठेका अडानी समूह को दिए जाने पर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को केरल के सीएम पिनारी विजयन की ओर से खत लिखे जाने के बाद अब सूबे की विधानसभा ने इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और एयरपोर्ट का मैनेजमेंट स्पेशल पर्पज व्हीकल को सौंपना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार को भी हिस्सेदारी दी जाए। कई तरह के विवादों से घिरा पीएम केयर्स फंड एक बार फिर चर्चा में है। बिहार चुनाव के ठीक पहले राज्य में 2 कोरोना अस्पताल बनाने और उसका पूरा खर्च उठाने का ऐलान करने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि पीएम केयर्स फंड ने बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बिस्तरों के 2 अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाने का फैसला किया है। इससे बिहार में कोरोना उपचार में बहुत मदद मिलेगी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इतने दिन ये सुविधा क्यों नहीं दी और अब बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि आज मेरी कोरोना की जांच हुई थी और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अपने सभी सहयोगियों और साथियों से अपील करता हूं कि जो कोई भी पिछले एक हफ्ते में मेरे संपर्क में आए थे वो अपनी जांच करा लें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका और उनकी पत्नी रूपी सोरेन का इलाज घर पर ही चल रहा था। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31,26,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 28,000 के करीब हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,12,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,33,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। फिलहाल 1,60,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 लाख के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,76,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,14,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।